Hello everyone. Now we are going to start chapter 2 Bringing up Curry from the book An Alien Hand और चैप्टर के लास्ट में हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन भी करेंगे. And so let's start the topic now. Kari the elephant was 5 months old. कारी कौन है? कारी एक एलिफेंट है और वह 5 महीने का था. When he was given to me to take care of, जब वह मुझे देखभाल के लिए दिया गया. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. और मैं 9 साल का था और मैं उसकी पीठ पर पहुंच सकता था, मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था अगर मैं अपने टिपटॉ पर, अगर मैं अपनी पैरों की उंगलियों पर खड़ा हो जाता. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और लगभग 2 सालों तक वह उसी ऊंचाई पर प्रतीत होता रहा. इट मीन्स मुझे ऐसा लगा कि उसकी हाइट जो है, उसकी ऊंचाई जो है नहीं बढ़ी है, तो 2 सालों तक उसे ऐसा ही लगा. वी ग्रीव टुगेदर, हम साथ साथ बढ़े. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाइंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. इसलिए शायद मुझे कभी नहीं लगा कि वह कितना लंबा था. ही लिव्ड इन ए पेवेलियन. वह एक पेवेलियन, पेवेलियन का मीन्स होता है तंबू या मंडप, तो वह एक मंडप में रहता था. अंडर ए थैचिड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. तो he lived in a pavilion. वह एक pavilion it means मंडप में रहता था और उस मंडप की छत जो है वो कैसी थी? थैचड का मतलब होता है फूस की बनी हुई, जैसे छान जिसे हम कहते हैं, तो घास फूस की उसकी छत थी और वह छत मोटे पेड़ों के तने पर टिकी हुई थी ताकि जब हाथी कारी जो है, हाथी उससे इधर उधर रगड़ करे तो वह छत जो है गिरे नहीं. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय. एक चीज़ जो कारी ने की वह क्या थी? उसने एक लड़के का जीवन बचाया था. कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स ए डे टू च्यू एंड प्ले विद. कारी ज़्यादा नहीं खाता था परंतु उसे फिर भी प्रत्येक दिन 40 पाउंड ट्विग्स, ट्विग्स मीन्स पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, टहनियों की आवश्यकता होती थी उनको च्यू करने के लिए, चबाने के लिए एंड उनके साथ खेलने के लिए. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. प्रत्येक दिन मैं उसे नदी पर लेके जाता, हर सुबह उसे नदी तक लेकर जाता उसे नहलाने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. फिर वह नदी के तट पर, सैंड बैंक नदी का जो तट है, वह वहाँ लेट जाता और तब मैं उसके शरीर के ऊपर मिट्टी, जो साफ मिट्टी है नदी के तट की, उसे उसके शरीर को रगड़ता लगभग 1 घंटे तक. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. और जब मैं उसकी पीठ पर मिट्टी रगड़ देता तो वह लंबे समय तक पानी के अंदर जाकर लेट जाता. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. और जब वह पानी से बाहर आता तो उसकी जो स्किन है वो अबोनी, अबोनी आबनूस को कहते हैं, वह अबोनी की तरह चमकता था. उसकी स्किन जो है अबोनी की तरह शाइन करती थी. एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. और वह खुशी खुशी से चिंगाड़ता जब मैं पानी उसकी पीठ से नीचे रब करके गिराता. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर. और फिर मैं उसका कान पकड़कर उसे लेकर जाता. बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. क्योंकि किसी हाथी को लीड करने का, उसका नेतृत्व करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, सबसे आसान जो तरीका है, वो उसे कान पकड़कर लेकर चलना. एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. और फिर मैं उसे कान पकड़कर लेकर जाता और उसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता. वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट. और फिर मैं जंगल में चला जाता टू गेट सम लूशियस ट्विग्स. और उसके लिए कुछ लूशियस, लूशियस मीन्स डिलीशियस और स्वीट, जो खाने में मीठी है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, उन ट्विग्स को लेने के लिए, जो कि उसके डिनर के लिए होती थी, उनको लेने के लिए मैं जंगल में चला जाता था. वन डे वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स. किसी के पास बहुत ज़्यादा तेज़ धार वाली हैचेट मीन्स छोटी कुल्हाड़ी होनी चाहिए इन ट्विग्स को काटने के लिए. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट. और उस कुल्हाड़ी को तेज़ करने के लिए, उसकी धार तेज़ करने के लिए लगभग आधा घंटा लगता. बिकॉज इफ़ ए ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट. क्योंकि अगर एक टहनी को गलत तरीके से काट दिया गया या उसे कुचल दिया गया तो एक हाथी उसे कभी नहीं खाएगा. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी.
कारी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स, सैपलिंग मीन्स छोटे जो पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, कारी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, मुझे सभी प्रकार के पौधों पर, सभी प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स कोमल, एंड टेंडर मीन्स नाजुक टहनियाँ प्राप्त करने के लिए। तो वह जो लड़का है जो कारी को देखभाल करता था, वह कारी के लिए टहनियाँ प्राप्त करने के लिए, और टहनियाँ कैसी चाहिए कारी को, बिल्कुल टेंडर और डेलिकेट, तो उनको प्राप्त करने के लिए वो हर तरह के पेड़ों पर उसको चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री, क्योंकि कारी जो है वह बरगद के पेड़ की यंग ब्रांचेज, जो नई शाखाएं हैं, नई टहनियाँ जो होती थी, जो कोमल रहती हैं, उनका बहुत ज़्यादा शौकीन था, उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, और वह पेड़ कौन सा, वह बरगद का पेड़ पत्तियों और शाखाओं के जैसे चर्च की तरह बढ़ता है। कैथेड्रल मीन्स होता है चर्च या गिरजाघर, जो जैसे चर्च की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसकी ब्रांचेज होती हैं, तो ये बरगद का पेड़ भी है, उसी की तरह एक जाल की तरह फैलता था, जो पत्तियों और शाखाओं का एक जाल होता था। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठी कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च में एक इस बसंत दिन के दौरान। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, और फिर मैंने अचानक कुछ दूरी से काली को मुझे पुकारते हुए सुना। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वह अभी भी बहुत ज़्यादा जवान था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, तो उसकी जो कॉल थी, उसकी जो पुकार थी, एक हाथी की तुलना में एक बच्चे की तरह अधिक थी। आई थॉट समबॉडी वॉज हर्टिंग हिम, मुझे लगा कि कोई उसे परेशान कर रहा होगा। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, तो मैं मेरे पेड़ से नीचे उतरा। एंड रेन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, और फिर मैं उस तरफ दौड़ा, जंगल के किनारे पर जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु वह वहाँ पर नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, परंतु मैं उसे नहीं ढूंढ सका। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, फिर मैं नदी के जो तट तक गया। एंड आई सो ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और मैंने पानी के धरातल के ऊपर, पानी के ऊपर कुछ ब्लैक कलर का स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्ष करते हुए, छटपटाते हुए देखा। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और फिर वह जो ब्लैक थिंग जो पानी के अंदर थी वह ऊपर उठी, और यह कुछ और नहीं बल्कि मेरे हाथी की ट्रंक थी। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, मुझे लगा कि वह डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। मैं असहाय था क्योंकि मैं पानी के अंदर कूदकर उस 400 पौंड वजनी को नहीं बचा सकता था, और क्योंकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा भी था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबाउ द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। बट मैंने देखा कि उसकी जो पीठ है वह पानी से बाहर ऊपर उठ रही है, और जैसे ही उसने मुझे देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, वह चिंघाड़ने लगा, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और किनारे की ओर आने की कोशिश करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, और फिर अभी भी चिंघाड़ते हुए, ही पुश्ड मी इन टू द वाटर, और उसने मुझे पानी के अंदर धकेल दिया। एंड एज आई फेल इन टू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं उस पानी के अंदर गिरा, आई सो ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने पानी के तल पर एक लड़के को लेटे हुए देखा। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, हालांकि उसने अभी तक पानी का जो नदी का जो तल था उसको टच नहीं किया था। बट वो समवॉट एफ्लोट, परंतु कुछ ऊपर उससे तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, मैं सांस लेने के लिए वापस पानी के ऊपर आया। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ पर कारी खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसके पैर नदी की जो तट की मिट्टी थी उसमें धसे हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसकी सूंड एक हाथ की तरह आगे बढ़ी हुई थी और मेरे हाथ का इंतजार कर रही थी। आई डाइव्ड डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस, मैंने वापस पानी में छलांग लगाई और उस डूबते हुए लड़के के शरीर को पकड़ कर मैं वापस ऊपर आया। बट नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, परंतु एक अच्छा तैराक ना होने के कारण, आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक तैर कर नहीं आ सका। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और पानी की वह धीमी धारा भी मुझे वापस नीचे की ओर खींच रही थी।
सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, और हमें पानी के बहाव में बहते हुए देखकर, कारी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, जो कि प्राय बहुत ज़्यादा धीमा और विशाल था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, वह अचानक एक बाज की तरह नीचे आया, एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और पानी के अंदर आधे रास्ते तक आ गया। वेयर आई सो हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, वहाँ मैंने उसे उसकी सूंड को वापस स्ट्रेच करते हुए देखा। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपने हाथ को उसकी सूंड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, एंड इट स्लिप्ड, और मेरा हाथ स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, और मैंने स्वयं को वापस पानी के अंदर जाते हुए देखा। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, परंतु इस समय मैंने देखा कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं नदी के तल तक चला गया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मैंने अपने पैरों को मेरे नीचे किया। एंड देन सडनली किक द रिवर बेड, और फिर अचानक रिवर का जो तल है उसको मैंने किक किया। एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और एक मैं तीर की तरह ऊपर आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉइंग बॉय विद माई हैंड, इस तथ्य के बावजूद कि मैंने अपने हाथ में उस डूबते हुए लड़के को पकड़ रखा था, इट मीन्स मेरे हाथ में काफ़ी वजन भी था, लेकिन फिर भी मैं एक तीर की तरह ऊपर पानी के ऊपर आ गया। एज माई बॉडी रोज अबाउ द वाटर, और जैसे ही जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर आया, आई फेल्ट ए लैसो अराउंड माई नेक। लैसो मीन्स एक मोटी रस्सी, रोप कह सकते हैं। तो मैंने अपने गले के चारों ओर एक मोटी रस्सी को देखा या महसूस किया। दिस फ्राइटन्ड मी, और इस बात ने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे लगा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगल जाएगा। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग, और फिर मैंने कारी को चिंगाड़ते हुए सुना। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और फिर मैं जान गया कि यह उसकी सूंड थी, कोई पानी का जानवर नहीं था। अबाउट माई नेक, जो मेरी गर्दन के ओर चारों ओर थी। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और उसने हम दोनों को किनारे पर खींच लिया। कारी वॉज लाइक ए बेबी, कारी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, उसे अच्छा बनने के लिए ट्रेनिंग दी जानी थी। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, और जब आप उसे नहीं बताते हैं कि वह कब शरारती था, ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर, तो वह पहले से भी ज़्यादा शरारती हो जाता था। फॉर इंस्टेंस, वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, उदाहरण के लिए, इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, वन डे एक दिन किसी ने उसे खाने के लिए बनाना दिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, और शीघ्र ही उसे पके हुए केलों के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स, हम हमारे डाइनिंग रूम की जो विंडो है उसके पास में एक टेबल पर फ्रूट से भरी हुई एक बड़ी प्लेट रखा करते थे। वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड, और एक दिन उस टेबल से सारे बनाना गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस, और फिर मेरी पूरी फैमिली ने हमारे जो सर्वेंट्स थे उन पर ब्लेम लगाया, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने घर के जो फ्रूट्स थे उनको खा लिए। ए फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, और कुछ दिनों बाद वापस फ्रूट गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, और इस समय किस पर दोष लगाया गया? वो जो लड़का था उस पर दोष लगाया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मैं तो जानता था कि ये मैंने नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। मुझे गुस्सा आ गया किन पर? अपने पेरेंट्स पर और सर्वेंट्स पर। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, और क्योंकि मैं इस बात पे श्योर था कि जो सारे फ्रूट्स हैं वो सर्वेंट्स ने ही लिए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पवेलियन। नेक्स्ट टाइम जब फ्रूट गायब हुए तो मैंने एक बनाना कारी का जो पवेलियन है, कारी का जो फूस का छप्पर था, वहाँ पर एक कुचला हुआ बनाना देखा। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, और इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने वहाँ फ्रूट कभी नहीं देखे थे। एज यू नो, जैसा कि आप जानते ही हैं, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, क्योंकि वह हमेशा ट्विग्स ही खाता था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, नेक्स्ट दिन जब मैं अपने डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग और सोच रहा था, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, कि क्या मुझे इस टेबल से कुछ फ्रूट ले लेने चाहिए, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, मेरी माता पिता की अनुमति के बिना। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नेक, तभी क्या हुआ, जब मैं सोच रहा था अपने डाइनिंग रूम में बैठे हुए कि क्या मुझे
इस टेबल पे से फ्रूट्स ले लेने चाहिए, तभी क्या हुआ, एक लॉन्ग ब्लैक थिंग जो कि बहुत ज़्यादा स्नैक की तरह दिखाई देती थी, सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक से खिड़की में से आती है, एंड डिसपियर्ड विद ऑल द बनानास, और सारे बनाना को लेकर गायब हो जाती है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था स्नैक्स को बनाना खाते हुए। आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरेबल स्नैक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, और फिर मुझे लगा कि ये कोई भयानक सांप होगा, बहुत ज़्यादा भयंकर टेरिबल स्नेक होगा जो कि खिड़की में से आया और फ्रूट लेके चला गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रेंगते हुए कमरे से बाहर निकला, एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट, और मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर लिए रैन आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर दौड़ गया, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, और मैं यह महसूस करते हुए भाग रहा था कि वो निश्चित रूप से सांप घर में वापस आएगा, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फ्रूट खा जाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सभी को भी मार देगा। एज आई वेंट आउट, और जैसे ही मैं बाहर गया, आई सॉ कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेवेलियन, तो मैंने जैसे ही मैं बाहर आता हूँ मैंने देखा कि कारी की जो पीठ है वह उसके पवेलियन की दिशा की ओर, वह उसके जो छप्पर था उस दिशा की ओर जाते हुए गायब हो रही है। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे कारी की कंपनी चाहिए थी, मुझे उसका साथ चाहिए था, मुझे चीयर अप करने के लिए, मुझे थोड़ा मेरा डर भगाने के लिए, मुझे थोड़ा खुश करने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा, इन टू द पवेलियन, उस पवेलियन की ओर, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और मैंने देखा उसे वहाँ पर बनानाज खाते हुए। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है आश्चर्य, और मैं वहाँ आश्चर्य में खड़ा रहा। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम, जो बनानाज थे वे उसके चारों ओर बिखरे हुए पड़े थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को फिर बढ़ाया, एंड रीच्ड फॉर वन, और एक केले के लिए अपनी सूंड को बढ़ाया। जो वहाँ जहाँ वह खड़ा था वहाँ से उसने अपनी सूंड को बढ़ाया एक केले के लिए, फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, जहाँ वह खड़ा था उससे थोड़ी दूर। दैट इंस्टेंट, यह जो घटना थी, दैट ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक, उस क्षण वह जो उसकी ट्रंक थी, उसकी जो सूंड थी, वो बिल्कुल एक ब्लैक स्नैक की तरह दिखाई दे रही थी। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, और मैंने महसूस किया कि करी ही वह चोर था जो फ्रूट्स विंडो में से चुरा रहा था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, और उसे कान से पकड़ कर खींचा, एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, जॉयसली मीन्स आनंद से अपने माता पिता को दिखाया, दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई, कि यह करी था मैं नहीं, दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट, की जिसने सारे फ्रूट्स खाए थे, दीज मैनी वीक्स, यानी इन पिछले सप्ताहों में। देन आई स्कॉल्डेड हिम, फिर मैंने उसे डांटा, फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि एलिफेंट्स जो हैं वो बच्चों की तरह ही अपने शब्दों को समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और फिर मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, कि अगले बार कि अगर मैंने तुम्हें फ्रूट चुराते हुए देखा, यू विल बी विप्ड, तो तुम्हें चाबुक से मार पड़ेगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वह जानता था कि हम सब उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका जो अभिमान था, हाथी का जो अभिमान था, वह इतना ज़्यादा इंजर्ड हुआ, इतना ज़्यादा उसे चोट लगी, दैट ही नेवर स्टॉल एनीथिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, की उसने उसके बाद कभी भी डाइनिंग रूम से कोई भी चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, की और तब से जब भी कोई उसे कोई फ्रूट देता, ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक हिम, तो वह ऐसे चिंगारता जैसे कि वह उन्हें धन्यवाद दे रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक एलिफेंट यदि गलती करता है तो वह सजा पाने की इच्छा भी करता है, वह मना नहीं करता सजा के लिए। अगर वह गलती करता है तो अगर उसे सजा दी जाए तो वह उसके लिए मना नहीं करता। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, परंतु बिना कोई कारण के यदि तुम एलिफेंट को पनिश करते हो, सजा देते हो, ही विल रिमेंबर इट, तो वह इसे याद रखता है, एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, और फिर वह अपने तरीके से तुमसे बदला लेता है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, एक हाथी को सीखना चाहिए कब उसे बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड, एक हाथी को तुम ये बातें ऐसे सिखाते हो जैसे कि किसी बच्चे को सिखाते हो। इफ़ यू से धात एंड पुल हिम बाय द ईयर,
ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। यदि तुम कहो धात और उसे कान से पकड़कर खींचो तो धीरे धीरे वह बैठना सीख जाता है। तो हाथी को बैठने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? धात। सिमिलरली और समान रूप से ही इफ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। और इसी तरह से यदि तुम माली कहते हो और उसकी सूंड को, उसकी ट्रंक को आगे की ओर खींचते हो तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि अब ये जो माली कहने का जो है वर्ड है वो उसको आगे जाने के लिए, उसे चलने के लिए उसके लिए एक सिग्नल है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स। कारी जो है वो माली वर्ड 3 लेसन के बाद ही सीख गया। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धात। लेकिन उसे धात वर्ड सीखने के लिए 3 वीक लगे। तो पहला जो माली था जो कि उसे आगे चलने के लिए उसे सिग्नल था, इस वर्ड से उसने अपने 3 जो लेसन दिए गए उसी में उसने इसको जान लिया था। और जब उसे धात का वर्ड था ये उसे 3 सप्ताह उसे लगभग लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वह नीचे बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और क्या आप जानते हैं कि एक एलिफेंट को नीचे बैठना क्यों सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टेलर देन यू। क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाता है। यू टेक केयर ऑफ हिम। हु टेक केयर ऑफ हिम यानी जो उसकी देखभाल करता है वह उससे बहुत ज़्यादा लंबा होता जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 और 3 ईयर्स ओल्ड और इसलिए जब वह 2 या 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर। तब तुम केवल एक सीढ़ी की सहायता से ही उसकी पीठ तक पहुंच सकते हो। इट इज़ देयरफॉर यह इसलिए है बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट। इसलिए बेटर है कि उसे धत कहकर बैठना सिखा दिया जाए। सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक ताकि तुम उसकी पीठ पर चढ़ सको। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम। क्योंकि कौन अपने साथ हमेशा एक लैडर रखना चाहेगा। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। एक हाथी को सबसे जो मुश्किल थिंग है सिखाने के लिए, जो सबसे मुश्किल बात है वो है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 ईयर टू लर्न इट प्रॉपरली। लगभग 5 साल लगते हैं एक हाथी को इसे अच्छी तरह से सीखने में। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग। मास्टर कॉल जो है वो एक अजीब सा साउंड है, हाउलिंग साउंड है, गुर्राने का साउंड है। एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। जैसे कि एक स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हों। हिस कौन करता है? स्नेक। और हाउल कौन करता है? टाइगर। तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक स्नेक और टाइगर जो है आपस में फाइट कर रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और वो जब लड़ते हुए जैसी आवाज़ करते हैं वह आवाज़ तुम्हें उसके कान में कहनी होती है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और क्या आप जानते हैं कि जब आप एक हाथी को मास्टर कॉल उसे देते हैं तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट। यदि आप जंगल में खो गए हैं और जाने का कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव। और प्रत्येक जो वहाँ पे जो थिंग है वह ब्लैक है, केवल आसमान में चमकने वाले तारों के अलावा। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। तब तुम कहीं भी ज़्यादा लंबे समय तक रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो केवल एक ही चीज़ है कि तुम मास्टर कॉल दो। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। और जब जैसे ही हम मास्टर कॉल देते हैं उसी वक्त एलिफेंट अपने सामने वाले ट्री को अपनी सूंड से नीचे गिरा देता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। और यह जब हाथी ऐसा करता है तो यह सभी एनिमल्स को जो आसपास होते हैं उनको डराकर दूर कर देता है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन। जैसे ही पेड़ नीचे टूटते हुए आता है। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप। तो मंकी अपनी नींद से जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर दौड़ते हुए जाते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट। और यह घटना जब हाथी एक पेड़ को तोड़ता है और जब मंकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागते हैं तो ये जो चांदनी रात है इसमें तुम अच्छे से इसे देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। और तुम स्टैग्स मीन्स हिरन जो हैं उनको भी सभी दिशाओं में दौड़ते हुए देख सकते हो। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। कुछ दूरी से तुम किसी टाइगर के गुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटन। यद्यपि वह डरा हुआ होता है। हाथी की वजह से वो टाइगर जो है डरा हुआ होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट। और फिर इसके बाद एलिफेंट नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट पेड़ को गिराते जाता है।
सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और शीघ्र तुम देखते हो कि उसने तुम्हारे घर तक एक सीधा, जंगल से सीधा घर तक एक रास्ता बना दिया है। इस चैप्टर का राइटर है धन गोपाल मुखर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज। The first question is, the enclosure in which Kari lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps। कारी जिस एनक्लोजर में रहता था वो thatched roof का बना हुआ था और एक वह मोटे पेड़ के तनों पर टिका हुआ था। Examine the illustration of Carrie's pavilion on page 8। पेज 8 पर जो दिया गया है कैरी के पवेलियन के बारे में, उसके बारे में हमें पता लगाना है और उस तरह से क्यों बनाया गया था, वाई इट वॉज बिल्ड दैट वे, और इसे इस तरह से क्यों बनाया गया था। तो इसका एग्जाम्पल इसका जो आंसर है वो हमें लिखना है, Kari's pavilion was built in that special way to avoid its falling down when Kari bumped against the poles as he moved about। तो कारी का पवेलियन इस तरह से इसलिए बनाया गया था कि कारी जब इधर उधर चले और उनसे टकराए तो उसकी जो छत है वो गिरे नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड कैरी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या जो कारी था वो अपना मॉर्निंग बाथ एंजॉय करता था? तो यस, कारी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर एवरी डे। ही स्क्वील्ड विद प्लेजर विद व्हेन नरेटर रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। तो जब इसका रीजन हमें क्या देना है कि वह चिंगारता था, चिल्लाता था जब वो जो लड़का है उसके पीठ पे से पानी नीचे गिराता था। फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कारी टुक ए लॉन्ग टाइम, वाई। कारी के लिए गुड ट्विग्स खोजना बहुत लंबा समय लगता था खोजने में, ऐसा क्यों था? तो जो लड़का था वह उसे कुछ गुड ट्विग्स खोजने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता था, बिकॉज कारी लव्ड मोस्ट डेलिकेट एंड यंग, ओनली यंग, और जो ट्विग्स हैं उनको ही पसंद करता था। फॉर दिस द नरेटर नीडेड ए लॉट ऑफ टाइम टू क्लाइम डिफरेंट ट्रीज टू सेलेक्ट सॉफ्ट एंड टेंडर ब्रांचेस। अब कारी जो है उसे केवल स्वीट एंड डेलिकेट ट्विग्स ही पसंद थी, इसलिए उस लड़के को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना पड़ता था ताकि वह उसके लिए उस तरह की ट्विग्स खोज सके। वाई डिड कारी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम, कारी ने अपने दोस्त को उस पानी में क्यों फेंक दिया? कारी pushed his friend into the stream because he wanted to save the life of drowning boy। तो वो जो लड़का डूब रहा था उसका जीवन कारी जो है बचाना चाहता, इसलिए उसने अपने दोस्त को पानी में फेंक दिया। क्वेश्चन 5 इज, कारी वॉज लाइक ए बेबी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। कारी एक बच्चे के जैसा है, तो सबसे जो कंपैरिजन के पॉइंट है वे क्या हैं? तो कारी वॉज नॉटी एंड नीडेड टू बी स्कोल्डेड लाइक ए बेबी, ही नीडेड टू बी टॉट मैनर्स लाइक ए बेबी, he quite accepted punishment for his wrongdoings like a baby। तो कारी एक बच्चे के जैसा है और उसे डांटा भी जाता है, उसे ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है, उसे मैनर्स सिखाने के लिए, और जब वह गलती करता है तो वह पनिशमेंट भी एक बच्चे की तरह पाता है। The sixth question is, Kari helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it। How did he do it? कारी विंडो से सारे वो केले खा लेता था, तो यह कैसे करता था? तो bananas were on the table in dining room and the table was close to the window। Kari was intelligent enough to take all the bananas from there to his pavilion। He ate the bananas there, no one could notice him। कारी क्या करता था, जो डाइनिंग रूम के पास जो विंडो थी वहाँ पे एक टेबल रखा हुआ था और उस टेबल के ऊपर फ्रूट्स रखे हुए थे, तो कारी वहाँ आता और चुपके से वो बनाना अपने पवेलियन में ले जाता और वहाँ जाकर खा जाता और किसी को नोटिस भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कारी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड टॉक, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड। कारी कमांड सीख चुका था बैठने की और चलने की, तो एक कमांड्स क्या थी? तो पहली कमांड बैठने के लिए क्या थी? धात, धात कहा जाता, तो द इंस्ट्रक्शन टू सिट वॉज टू से धात। तो बैठने के लिए जो वर्ड था वो था धात, तब वो बैठ जाता था। एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसे कान से पकड़कर थोड़ा खींचा जाता था। और चलने के लिए इंस्ट्रक्शन जो थी वो था माली एंड पुलिस ट्रंक फॉरवर्ड, और जब उसे आगे के लिए चलना होता था तो द इंस्ट्रक्शन टू वॉक वाज टू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड। तो ये इंस्ट्रक्शन था आगे चलने की ओर कि उसकी सूंड को पकड़कर आगे की ओर खींचा जाएगा और उसे माली कहा जाएगा, फिर वो आगे की ओर चलेगा। व्हाट इज द मास्टर कॉल, व्हाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। मास्टर कॉल क्या है और एक एलिफेंट के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सिग्नल क्यों है कुछ सीखने के लिए? तो द मास्टर कॉल जो है वो एक अजीब सा हिसिंग हॉवलिंग साउंड है, जैसे कि स्नेक और टाइगर आपस में लड़ रहे हों।
The master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and tiger were fighting. It is the most important signal for elephant to learn. और किसी एलिफेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिग्नल है ये कुछ सीखने के लिए, बिकॉज इट सेव्स द लाइफ and makes the way for his master when he loses the way in a dense jungle. The elephant starts uprooting trees and clears the way. Okay, तो एक मास्टर कॉल क्या है, एक हाथी को सिखाने के लिए है कि जब उसका मास्टर, हाथी का जो मास्टर है, जो मालिक है, अगर वो जंगल में खो जाता है तो हाथी क्या करता है, पेड़ों को तोड़ता हुआ, उन्हें साफ करता हुआ उनके घर की ओर रास्ता बना देता है। तो ये क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं, और अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोटबुक में आपको ये एज ए होमवर्क करने हैं। ओके।